नमस्कार, आवाज एंटरप्रेन्योर के नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। कहते हैं इंडिया इज अ लैंड ऑफ अ बिलियन अपॉर्चुनिटीज और कुछ क्षेत्रों में भारत में वाकई में कई सारे मौके मौजूद हैं। उन्हीं में से एक है हेल्थ केयर। वैसे हेल्थ केयर भी एक वास्ट एरिया है जिसके बारे में हमने आपसे पहले भी बात की है। एक वर्टिकल जो तेजी से बढ़ रहा है और कई नए प्लेयर्स को मौका दे रहा है वो है डायग्नोस्टिक्स का। कंसल्टेंसी फर्म केपीएमजी के मुताबिक अगले कुछ सालों में डायग्नोस्टिक्स में 20% की ग्रोथ आसानी से दिखेगी और इस क्षेत्र में जहां जाने माने नाम पहले से ही हैं, वहीं जोया बरार जैसे यंग एंटरप्रेन्योर्स भी स्पेशलाइज्ड डायग्नोस्टिक्स के जरिए अपनी जगह बना रहे हैं। आइए देखते हैं। अपनी मर्जी का मालिक होना, कुछ अलग करने की चाह रखना, ये जोया बरार का बचपन का सपना था। 24 साल की उम्र में जोया ने अपने करियर की शुरुआत गूगल के साथ की, लेकिन वो एक नौकरी पेशा माहौल में ज्यादा देर टिक नहीं पाई और 2 साल के अंदर नौकरी छोड़ दी। अभी तक की जिंदगी का सबसे मुश्किल डिसीजन था, बट एक पॉइंट ये आया कि मुझे पता था कि अगर मैं यहाँ पे रह गई इसके बाद तो फिर वहीं की रह जाऊंगी, क्योंकि इतनी कंफर्टेबल जॉब थी, सब कुछ अच्छा था, सब कुछ मतलब आई वुड से दिख रहा था कि आराम से चलेगी ज़िंदगी। मुझे पता था वो एक बार ही उस कंफर्ट जोन में आप फंस जाओ फिर निकलना बहुत मुश्किल होता है। जोया एक फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर है। खुद का कारोबार शुरू करने की प्रेरणा जोया को अपनी माँ से मिली, जो पहले से मेडिकल फील्ड में काम कर रही थी। लेकिन जोया को मेडिकल और खास तौर से डायग्नोस्टिक्स की बिल्कुल समझ नहीं थी, तो जाहिर तौर पर कोर डायग्नोस्टिक को शुरू करने से पहले इन्हें काफी रिसर्च करना पड़ा और इस क्षेत्र की बारीकियों को समझने में काफी मेहनत लगी। 2013 में शुरू हुई इस कंपनी में आज 40 से ज्यादा लोग काम करते हैं और जोया का काम इन्हें जोड़ने का ही है। धीरे धीरे सबसे सीखा। अभी मेरी अब तो 40 लोग हैं मेरी कंपनी में, सब अपने अपने फील्ड में एक्सपर्ट्स हैं। कोई डॉक्टर है, कोई 20 साल से सेल्स कर रहा है, कोई मार्केटिंग में है। तो उन लोगों के पास बहुत सारा ऐसा ज्ञान है जो मेरे पास नहीं है। मैं क्या लाती हूँ, मैं लोगों को साथ लाती हूँ, बाकी वो मेरे को सिखाते रहते हैं, मैं सीखती रहती हूँ। कोर डायग्नोस्टिक की कोर कॉम्पिटेंस ऑन्कोलॉजी, कार्डियोलॉजी और रिप्रोडक्टिव डिजीजेस है। कंपनी का पूरा ध्यान एस्टोरिक डायग्नोस्टिक्स पर है, यानी ऐसे स्पेशल टेस्ट जो आम लैब्स नहीं करती। कुछ ऐसे टेस्ट हैं जो इंडिया में अवेलेबल ही नहीं है, जिनको हम ईसोटेरिक टेस्ट बोलते हैं, जो कि उनको पता ही नहीं है कि ये टेस्ट है, और अगर पता भी है तो उनको पता नहीं है कि कैसे करना है। दूसरे जो टेस्ट अवेलेबल हैं वो कुछ ऐसे हैं जिनके टर्न अराउंड टाइम इतने लंबे हैं कि पेशेंट को 4 से 5 हफ्ता वेट करना पड़ता है रिपोर्ट के लिए। और जैसे अगर कैंसर जैसी डिजीज़ है या इवन हार्ट डिजीज़ या कोई भी रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर है, उन एरियाज़ में 4 से 5 हफ्ते का मतलब पेशेंट बहुत सही से बहुत बीमार हो सकता है। तो दूसरी ये दिक्कत थी। तीसरी दिक्कत जो हमारे को सुनने को पड़ी वो ये थी कि कुछ टेस्ट हैं जो अवेलेबल हैं, जो टर्न अराउंड टाइम भी सही है, लेकिन उन क्वालिटी बिल्कुल बेकार है। जोया का मानना है कि भारत में ऐसी स्पेशलाइज्ड लैब्स का मार्केट काफी बड़ा है। खासतौर से कैंसर जैसी बीमारी की डायग्नोसिस के लिए स्पेशलाइज्ड डॉक्टर की जरूरत होती है और उसके बाद सही इलाज सबसे अहम है, और इसी में कोर डायग्नोस्टिक की एक्सपर्टीज भी है। कोई भी अगर जैसे कैंसर की कीमोथेरेपी सिलेक्ट करनी है या डिसाइड करना है कि सर्जरी करें कि वेट एंड वॉच करें कि क्या करें उस सिचुएशन में, तो बहुत सारे टेस्ट हैं जो बता सकते हैं। तो इसलिए इम्प्लीकेशंस इतनी ज़्यादा हैं कि ना तो पेशेंट हिचकिचाते हैं ये टेस्ट कराने से पहले, या ना ही डॉक्टर्स हिचकिचाते हैं वो टेस्ट लिखने से पहले, क्योंकि दिखता है उनको कि अगर ये टेस्ट नहीं करवाया तो वो कीमोथेरेपी एक्चुअली नुकसान कर सकती है एट दैट पॉइंट। आप सबको मालूम है कि बहुत टॉक्सिक होती है वो ट्रीटमेंट, तो अगर आप वो पेशेंट नहीं है जिसके लिए ट्रीटमेंट सही है तो वो ट्रीटमेंट करने का फ़ायदा नहीं है। कोर डायग्नोस्टिक अपनी सेवाएं ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना चाहती है और इसके लिए कॉस्ट को कम करना सबसे जरूरी है। इसी मकसद को पूरा करने के लिए कोर ने खास R&D के लिए यूएस की एक कंपनी का अधिग्रहण भी किया है। कोर भारत में सेवाएं देती है और इन टेस्ट को कैसे कॉस्ट इफेक्टिव बनाया जाए उस पर काम यूएस में होता है। सिलिकॉन वैली में ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी कंपनियां हैं जो अपने नए नए टेस्ट बना रही हैं, जिनको इंडिया में आने में या चाइना जाने में बहुत बहुत खुशी मिलती है क्योंकि वॉल्यूम्स यहाँ पे है, लेकिन उनको एक्सेस नहीं है, उनको मालूम नहीं है कि यहाँ पे किसके साथ पार्टनर करें,
कंपनी हर एक कंट्री के अपने चैलेंजेस होते हैं, गवर्नमेंट रेगुलेशंस, जो वो उसमें घुसना नहीं चाहते क्योंकि छोटी सी कंपनी होती है। हम उनके पास जाके बोलते हैं देखिए हम आपके बिल्कुल नेबरहुड में हैं, हम आपके पार्टनर बनेंगे, इंडिया में हमारा अपना लैब है, हम आपके लिए मार्केट करेंगे, आप हमारे को इस प्राइस पे ये टेस्ट दे दीजिए। हमारे मेन्यू पे ऐसे ऐसे टेस्ट हैं जो और किसी के पास नहीं है हमारे देश में, और ऐसे टेस्ट में हमारा एक्सक्लूसिव लाइसेंस है उन कंपनीज़ के साथ, मतलब कि कोई और वो नहीं दे सकता। इस कारोबार को शुरू करने में जितनी मशक्कत जोया ने इस फील्ड को समझने में की, उससे कहीं ज्यादा मेहनत अपनी टीम को चुनने में लगी। कर्मचारियों को हायर करना जोया का अब तक का सबसे बड़ा चैलेंज रहा है। हेल्थ केयर भी और डायग्नोस्टिक्स में भी बहुत दिक्कत ये है कि लोग बहुत ज़्यादा अपनी जॉब चेंज करते हैं, तो इसलिए ऐसे लोगों को लेना जो लॉन्ग टर्म में आपके साथ टिकेंगे, जो बने रहेंगे और जो समझेंगे कि हम थोड़ी सी अलग कंपनी है। अब मैं कितने लोगों को बोलती हूँ, पहली इंटरव्यू मैं करती हूँ, ठीक है, वो देख के बोलते हैं अच्छा आप कौन हो, बोलते हैं मैं मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ। पहले तो वहीं पे हड़बड़ा जाते हैं तो उनको समझाना कि हम थोड़ी सी अलग हट के कंपनी और कुछ अलग करने की कोशिश कर रहे हैं, और फिर कन्विंस करके उनको हायर करना सबसे बड़ी आई वुड से चुनौती यही। 2013 में शुरू हुई कोर डायग्नोस्टिक हर महीने 100% ग्रोथ दिखा रही है और अगले 1.5 से 2 साल में ब्रेक इवन करने का टारगेट भी रखा है। भारत में हेल्थ और मेडिसिन का पोटेंशियल देख इस क्षेत्र में कई लोगों ने बड़े पैमाने पर निवेश भी किया है, जिसका फायदा जोया को भी मिला। कंपनी को 5 मिलियन का शुरुआती निवेश अर्थिमान वेंचर्स से मिला। अब रीजनल एक्सपेंशन और इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने के लिए सेकेंड राउंड वेंचर फंडिंग के लिए निवेशकों से बातचीत चल रही है। We wish them all the best. यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आगे आपको मिलवाएंगे इसी क्षेत्र से जुड़े एक जाने माने नाम से। बने रहिए CNBC आवाज के साथ। आप देख रहे हैं आवाज एंटरप्रेन्योर। ब्रेक से पहले हमने देखा जोया बरार ने कैसे कोर डायग्नोस्टिक की शुरुआत की। इसी क्षेत्र में पहचान बना चुका एक काफी बड़ा नाम है अमीरा शाह का। इन्हें अपने काम के लिए नवाजा गया है कई बड़े अवार्ड से। जानते हैं अमीरा शाह की बिजनेस जर्नी। हेल्थ केयर सेक्टर में बिजनेस शुरू करने के लिए डोमेन नॉलेज के साथ साथ एंटरप्रेन्योरियल क्वालिटीज होना भी उतना ही ज़रूरी होता है, खासकर बिजनेस स्केल अप के लिए। पैथोलॉजी इंडस्ट्री का सबसे बड़ा नाम अमीरा शाह इसका बेहतरीन उदाहरण है। अपने पिता के छोटे से पैथोलॉजी लैब को आज इन्होंने देश का लीडिंग पैथोलॉजी चेन बनाया है, जिसे आज हम जानते हैं मेट्रोपोलिस के नाम से। एक वक्त था जब अमीरा को डॉक्टर सुशील शाह की बेटी के नाम से पहचाना जाता था, लेकिन अब हेल्थ केयर इंडस्ट्री में डॉक्टर शाह को अमीरा के पिता होने से पहचाने जाने लगा है। खुद की कामयाबी से ज्यादा माँ बाप को गर्व होता है बच्चों की कामयाबी से। और क्यों न हो, भला अमीरा ने दुनिया से हटकर काम भी तो कुछ ऐसा ही किया है। हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से पढ़ाई खत्म करने के बाद अमीरा ने पिताजी की पैथोलॉजी लैब के एक्सपेंशन के उद्देश्य से बिजनेस हाथ में लिया। हमारी जो इंडस्ट्री है पैथोलॉजी लेबॉरेटरी की अभी दिख रही है कि थोड़ी कॉर्पोरेटाइज हो गई है, लेकिन 2001 में सब मतलब इंडिविजुअल पैथोलॉजिस्ट अपने प्रैक्टिस चलाते थे। तो इसको एक डॉक्टर की प्रैक्टिस से लेके एक कॉर्पोरेट बनाना, वो ट्रांसफॉर्मेशन में हम लोग ने की है लास्ट 12 साल में। 2001 में डॉक्टर शाह की मुंबई में एक पैथोलॉजी लैब थी, जिसका रेवेन्यू करीब 8 करोड़ और प्रॉफिट 2.5 करोड़ तक था। अमीरा ने इस एक लैब को कंपनी में तब्दील करने की ठानी। छोटी छोटी पैथ लैब्स को अक्वायर कर बिजनेस एक्सपेंशन की शुरुआत हुई। कंपनी में जनरेट हो रहे प्रॉफिट से ही कारोबार फैलाने पर अमीरा ने फोकस किया, लेकिन बड़ी उड़ान भरने के लिए फंड की जरूरत भी पड़ी। तब 2006 में कंपनी ने ICICI वेंचर्स से फंड्स रेज किए। पहले हमारी पैसे जो कंपनी में हम बढ़ा रहे थे हमने वो यूज की, और फिर 2006 में हमने जाके फंड्स रेज किए थे ICICI वेंचर्स से, प्राइवेट इक्विटी। और फिर ICICI वेंचर्स ने एग्जिट की 2010 में वॉबर्ग पिंकिस को, और आज वॉबर्ग पिंकिस एक इन्वेस्टर है हमारे साथ। पिछले 12 सालों में कंपनी ने करीब 200 करोड़ तक फंड रेज किए हैं। निवेश का कुछ हिस्सा इक्विपमेंट पर खर्च हुआ, लेकिन अमीरा के मुताबिक मैन पावर पर खर्च करना ज्यादा अहम होता है, क्योंकि बीमारियों का निदान करते समय एक्स्ट्रा अलर्ट रहने की जरूरत होती है। इस बिजनेस में पेशेंट्स को मिलने वाली मेडिकल ट्रीटमेंट लैब की एक्यूरेसी पर निर्भर होती है। हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जैसे भी हम वॉल्यूम्स में डील करें, लेकिन हमें याद रखना पड़ता है हर टाइम कि हर जो सैंपल है फैक्ट्री में
वॉल्यूम के बराबर नहीं है, वो एक लाइफ है। वो सैंपल के पीछे वो किसकी खून है, वो सैंपल के पीछे कोई पेशेंट की लाइफ है, और वो हम अपने लोगों को हर रोज़ याद कराते रहते हैं। ये कारोबार लोगों की मौत और जिंदगी से जुड़ा है, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि भारत में पैथोलॉजी के लिए सरकार की तरफ से कोई स्टैंडर्डाइजेशन नहीं है, और ये इस इंडस्ट्री में कारोबार करने वालों के लिए सबसे बड़ी समस्या है। तो मेट्रोपोलिस जो है एक्चुअली इज़ प्रॉब्ली वन ऑफ द ओनली 2 or 3 चेन्स इन द कंट्री जो हम अमेरिकन एक्रेडिटेशन लेते हैं। तो हम जो वर्ल्ड स्टैंडर्ड की गोल्ड स्टैंडर्ड है पैथोलॉजी में, हम वो लास्ट आई थिंक 7-8 साल से एक्रेडिटेशन हम लेते हैं। तो मतलब हर साल वो आते हैं अमेरिका से, हमारे सब लैब चेक करते हैं, सब कुछ चेक करते हैं, छोटे छोटे चीज़ चेक करते हैं, यहाँ 2-3 दिन बिताते हैं, और हर महीने हम उनको सैंपल्स भेजते हैं। नए लोग जो इस क्षेत्र में आना चाहते हैं, वो लोग कम से कम 1 करोड़ के निवेश से बेसिक पैथ लैब शुरू कर सकते हैं, लेकिन स्पेशलाइज्ड लैब शुरू करने के लिए 30 करोड़ तक के निवेश की जरूरत होगी। अमीरा के मुताबिक इस क्षेत्र में मैनेजमेंट एक्सीलेंस हासिल करना ज्यादा जरूरी है। साथ ही यहाँ बने रहने और कामयाबी हासिल करने के लिए शॉर्टकट्स काम नहीं आते। यहाँ बहुत क्रेडिबिलिटी की ज़रूरत है, बहुत एक्सपीरियंस की ज़रूरत है, लेगेसी है, हिस्ट्री है। तो जब आप नया बिज़नेस चालू करते हो और ये सब चीज़ें नहीं होती, तो फिर आप सोचते हो अरे हमारी भी कोई बिज़नेस नहीं आ रही है, तो मैं जाके अभी डिस्काउंट्स दे दूँ सब पेशेंट्स को, मैं जाके सबको 40% डिस्काउंट दे दूँ, मैं डॉक्टर को जाके डिस्काउंट दे दूँ, और ये प्रैक्टिस में ये बिज़नेस ख़राब हो जाती है। तो अगर सीधा बिज़नेस करना है, सस्टेनेबल बिज़नेस करना है, प्रॉफिटेबल बिज़नेस करना है, तो हार्ड वे से करना है, विच इज़ टू बिकम रियली गुड एट वॉट यू डू, एंड फिर कन्विंस करना है लोगों के आप मेरे पास आओ। मेट्रोपोलिस ने भारत के साथ इमर्जिंग मार्केट्स में एक्सपेंशन पर फोकस रखा। श्रीलंका, मिडिल ईस्ट और अफ्रीका में कंपनी की टीम्स बिजनेस संभाल रही हैं। हाल ही में अफ्रीकी देश घाना में मेट्रोपोलिस का सेंटर खुला है। हमने अमीरा से जाना कितना फर्क है भारत में बिजनेस करना और विदेश में बिजनेस करने का। इमर्जिंग मार्केट्स में जनरली वन सिमिलैरिटी जो होती है कि इट इज़ वेरी रिलेशनशिप बेस्ड, जैसे इंडिया में है, अफ्रीका में भी बहुत रिलेशनशिप बेस्ड है, लेगेसी बेस्ड है, हिस्ट्री बेस्ड है। कोई भी जाके नया ऐसे बिजनेस नहीं लगा सकता, बहुत डिफ़िकल्ट है। साउथ अफ्रीका एक्चुअली जो मार्केट है बहुत डिफरेंट मार्केट है, वो बहुत जैसे अमेरिका यूरोप जैसे मार्केट है, जहाँ पे सब कुछ इंश्योरेंस बेस्ड है। जैसे इंडिया में लोग हेल्थ केयर के लिए यूजुअली आउट ऑफ पॉकेट पे करते हैं, अभी हेल्थ इंश्योरेंस आ गई है, लेकिन इट्स पेनिट्रेटेड अ वेरी स्मॉल परसेंटेज ऑफ इंडिया। तो इन साउथ अफ्रीका मोस्ट पीपल आर इंश्योर्ड, मोस्ट हेल्थ केयर ट्रांजैक्शंस इंश्योरेंस की वाया होती हैं, एंड देयरफॉर रिलेशनशिप पे बिजनेस नहीं होता, सिस्टम्स, प्रोसेसेस, कॉर्पोरेट स्टाइल से बिजनेस होता है। भारत में हर साल 15 नए डायग्नोस्टिक सेंटर्स शुरू करने की रफ्तार से कंपनी काम कर रही है। बड़े शहरों के साथ साथ कंपनी का लक्ष्य टियर 2 और 3 शहरों पर भी है, लेकिन सेंटर्स की संख्या बढ़ाने से ज्यादा टेस्ट और सैंपलिंग की क्षमता बढ़ाने पर कंपनी का ज्यादा फोकस है और आगे भी रहेगा। कल्पिता पारकर, मुंबई। यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आगे आवाज एंटरप्रेन्योर आपके तमाम भेजे हुए सवालों का जवाब लेकर आएगा फ्रेंड्स ऑफ एम्बिशन की तेजस्विता राव के साथ। बने रहिए CNBC आवाज पर। आप देख रहे हैं आवाज एंटरप्रेन्योर, जहां हम आपको न सिर्फ बिजनेस शुरू करने के नए नए आइडियाज देते हैं, बल्कि उसे बढ़ाने के तरीके भी बताते हैं। हमारी इस कोशिश को आप भी काफी पसंद करते हैं। ये हमें पहुंच पाता है आपके भेजे हुए सवालों के जरिए, क्योंकि आए दिन कारोबार से जुड़ी समस्याओं का समाधान के लिए हमें ढेरों ईमेल्स और फेसबुक पोस्ट मिलते आए हैं। तो चलिए, अब वक्त हुआ है आप ही के भेजे हुए सवालों का जवाब देने का, और हमारे साथ है फ्रेंड्स ऑफ एम्बिशन की तेजस्विता राव। हाय तेजस्विता, सबसे पहले सवाल के साथ शुरुआत करते हैं जो फारूक इराकी ने हमें भेजा है। ये शुरू करना चाहते हैं एक टायर रिसाइकलिंग प्लांट। सर्टिफिकेशन की किस तरह की जरूरत होगी, कहाँ पर इनको अपना कारोबार रजिस्टर कराना पड़ेगा, और क्योंकि एक रिसाइकलिंग प्लांट है, किस तरह की परमिशंस रिक्वायर्ड होंगी? एक रिसाइकलिंग प्लांट को इंडस्ट्रियल यूनिट कंसिडर किया जाता है, और उस हिसाब से यू नीड सर्टेन
environmental clearances. इसके लिए इन्हें कॉम्प्रिहेंसिव प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करना होगा और इसे सबमिट करना होगा मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट्स में. ये मिनिस्ट्री फिर they'll take it forward in terms of documentation and legalities जिनकी इनको ज़रूरत है. इसके साथ ही कुछ रेगुलेटरी कंप्लायंसेस की भी ज़रूरत होगी एज पर द प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट. ये दो तरह के कंप्लायंसेस है जिनकी ज़रूरत है, दो कंसेंट्स की ज़रूरत है. नंबर 1, देयर इज़ अ कंसेंट फॉर एस्टैब्लिशमेंट, जहां आपको ये बताना होगा कि आपका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस क्या है, इसके रॉ मटेरियल्स किस तरह के हैं, आप वेस्ट मैनेजमेंट किस तरह करेंगे. सो दैट्स कंसेंट फॉर एस्टैब्लिशमेंट. इसके अलावा यू नीड अ कंसेंट फॉर ऑपरेशन विच यू नीड टू ऑब्टेन 45 days prior to beginning of your operations. तो इन consents और इन compliances के साथ he can start beginning his recycling plant. ओके तो फारूक इराकी, इससे आप शुरुआत करें, तमाम चीज़ों को पूरा ज़रूर करें. अगला सवाल ले लेते हैं शंकर नाहक ने, और इन्होंने उड़ीसा से हमें ये मेल भेजा है. ये एक डेयरी बिजनेस शुरू करना चाहते हैं. इनफैक्ट शंकर, इन्हें कई हमें मेल्स मिले हैं कि डेयरी बिजनेस में, क्योंकि कई सारे स्टार्टअप्स आ गए हैं, इन्होंने इनफैक्ट अपना लाइफ स्टॉक ले भी रखा है, कुछ भैंसें हैं, 5 जर्सी काउज एक्वायर कर ली है, लेकिन अगले क्या कदम होंगे और क्या इनको किसी तरह की सब्सिडी मिलेगी? Right now the dairy industry in India is worth $10 billion और ये काफ़ी एक लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री है, काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर और मेंटेनेंस कॉस्ट्स हाई हैं. इसे एक स्केलेबल लेवल पे ऑपरेट करने के लिए यू नीड क्वालिफाइड लेबर, यू नीड हाई एंड मशीनरी. तो काफ़ी हाई कॉस्ट sort of venture है, so to say. Having said that, there is a lot of economic value that it provides to the country, और इसे recognize करते हुए the Ministry of Agriculture in 2004 started a dairy entrepreneurship development scheme, जिसके हिसाब से up to from 40 to 90% of the required investment can be obtained through some sort of a bank loan. इस स्कीम के डिटेल्स आप किसी भी कमर्शियल या फिर कोऑपरेटिव बैंक के थ्रू एक्वायर कर सकते हैं, एंड दे कैन guide you on how to go ahead with making the most out of the scheme in your dairy venture. ओके, तो फंडिंग भी आसानी से मिल जाएगी, ये कहना ठीक होगा. अगला सवाल ले लेते हैं. कोलकाता से नयन ज्योति शर्मा ने भेजा है, और ये एक लॉन्ड्री बिजनेस सजेस्ट करना चाहते हैं. किस तरह का ग्राउंड वर्क करना पड़ेगा और बेसिक लॉन्ड्री शुरू करने में क्या इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट्स होंगी? Okay. Right now with the hotel industry, travel industry as well as healthcare industry की boom के वजह से laundry and dry cleaning services की जो demand है वो काफ़ी एक upswing पर है. इस इंडस्ट्री में आप दो तरह के operations में involve हो सकते हैं. एक होगा इंस्टीट्यूशनल लेवल ऑफ ऑपरेशन, जहां यू प्रोवाइड लॉन्ड्री सॉल्यूशंस टू एंटरप्राइजेस. एट द सेम टाइम यू कैन आल्सो बी अ रिटेल चेन और अ रिटेल सॉल्यूशन प्रोवाइडर ऑफ लॉन्ड्री सर्विसेज. ऐसे काफ़ी प्लेयर्स ऑलरेडी आ चुके हैं. A lot of international players are recognizing the immense potential because ये market काफ़ी untapped है. They are entering India. Retail chains maybe there are chains like Presto and Fiversec which have already started their operations in India. तो you'll have to decide कि आप किस segment को cater करना चाहते हैं, किस तरह के आपकी scale of operations होंगे, और उस हिसाब से then you'll have to devise a service around that. आपका differentiation क्या होगा? It could be something as simple as pick up and drop sort of thing. तो आपको एक differentiation भी identify करना होगा इस particular segment, इस particular industry में. In terms of investments, प्योरली डिपेंड्स अपॉन आप किस मार्केट में प्ले कर रहे हैं, आप किस कस्टमर सेगमेंट को केटर करना चाहते हैं, आप किस स्केल पे ऑपरेट करना चाहते हैं, बिकॉज द मशीनरी विल देन डिफर, योर फैसिलिटीज़ विल देन डिफर. तो इन्वेस्टमेंट इज़ प्योरली डिपेंडेंट ऑन योर मार्केट, योर कस्टमर एज वेल एज योर the scale of operation that you want to pursue. शुक्रिया आप तेजस्विता एज ऑलवेज हमारे दर्शकों के सवालों के जवाब देने के लिए. तो उम्मीद है इन तमाम टिप्स से आपको भी कुछ समझ आई है कि किस तरह से आप इन एरियाज़ में अपना कारोबार शुरू कर सकते हैं. अगर आपके कोई और सवाल हैं अपने बिजनेस से रिलेटेड,
शुरू करने के लिए, उसे एक्सपैंड करने के लिए हमें ज़रूर भेजिए। फ्रेंड्स ऑफ एम्बिशन के साथ आवाज़ एंटरप्रेन्योर उन तमाम सवालों के जवाब आप तक पहुंचाएगा ज़रूर। इसी के साथ इस एपिसोड में इतना ही। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।